ना करें। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। 2019 में प्रोपेगेंडा फैलाया कि 2019 के बाद चुनाव नहीं होंगे, अब 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अरे भाई साहब, रशिया में चुनाव कैसे होते हैं आपको पता है? पुतिन भी चुनाव के माध्यम से आए हैं। अभी हाल ही में रशिया में चुनाव हुए हैं, 85% वोट पुतिन को मिला है, आपको ये पता है। उनके जो विपक्ष के दल के नेता हैं वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उनको हिरासत में ऐसी ऐसी कड़ी सजा मिलती है कि उनकी मौत हो जाती है। विपक्ष वहां पे ना के बराबर है, पर विपक्ष देखने के लिए है, एक मॉडल विपक्ष बनाकर रखा है उन्हें, जिनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो खत्म होंगे वो इस तरीके के डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं, जहां पे एक फेयर प्लेइंग फील्ड होता है। आपके खुद का मीडिया हम देख रहे हैं, मीडिया हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनका तो ये सारा टूल किट है जिसमें से आप लोग सभी, मैं आपको मतलब आप विशेष नहीं, यानी मीडिया भी शामिल है। क्या मीडिया पे आरोप नहीं लगते हैं? क्या मीडिया वन साइडेड कवरेज नहीं देता है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन में होती है, जो डेमोक्रेसी में होती है, चाहे ठाकरे जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आपसे देखिए नहीं, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, रशिया में भी चुनाव होते हैं, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। 75% ज्यादा से ज्यादा वोट्स लेकर, सो कॉल्ड वोट्स लेकर पुतिन गए हैं। ऐसे ही चुनाव का मॉडल शायद इंडिया में बन जाएगा कि अगर आप वोटिंग बैलेट करने जाते हैं, नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, नंबर 2 पे नरेंद्र मोदी जी, नंबर 3 पे नरेंद्र जी मोदी जी, और नंबर 4 पे श्री नरेंद्र मोदी, आपके पास ऑप्शंस हैं, वोट करने आप जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करना, यानी प्रजातंत्र इलेक्शन को, प्रोसेस को खत्म करना, ट्रू एंड फेयर इलेक्शंस खत्म करने की बात होती है। और रही बात संविधान को दरकिनार करने की, संविधान को दरकिनार बहुत सारे रूपों में किया गया है, बहुत सारे तरीकों से किया गया है, और ये मैंने आपको उदाहरण महाराष्ट्र का दे ही दिया है। जी, आपको क्यों लगता है कि चुनाव इसके बाद नहीं होंगे? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान तो इस देश के अंदर एक ही बार कुचला गया था जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो भी एक संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, तभी भी संविधान को कुचला नहीं गया था। संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल था जिसको हटाने का भी काम इंदिरा गांधी जी ने किया जब वो वापस चुनकर आई थी। तो ये गलत फहमी, इसलिए मैं आज आपके चैनल पे आई हूँ, क्योंकि ये गलत प्रचार होना गलत है। जो अमित शाह जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, या कंगना रनौत आकर कहते हैं कि 2014 से ही सही चुनाव हुए और सही प्रधानमंत्री देश को मिले या देश को आजादी मिली, वो सही नहीं हो सकता है। इस इतिहास से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, उनकी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं बताती हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें सिर्फ 37% मिला है। अब ये देखिए, आप आंकड़ा देख रहे हैं, 11,450 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, जिसमें से आप बीजेपी का हिस्सा देख सकते हैं। इसलिए मैं ग्राफ लेकर आई सो दैट आप समझ सकें। 6,566 करोड़ का किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बाकी अन्य दलों को आप देख सकते हैं, कितने भी साइजेस में मिला हो, पर लायंस शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की आप बात करते हैं, तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट के हमारे शिवसेना के कैंडिडेट हैं, उनका नाम है अमोल कीर्तिकर जी। आप पढ़ सकते हैं हेडलाइन क्या कहती है, ईडी समन्स फॉर अमोल कीर्तिकर 9 AM, नेम्ड एज कैंडिडेट 10 AM। ईडी समन्स फॉर अमोल कीर्तिकर 9 AM, नेम्ड एज कैंडिडेट 10 AM, ईडी कम्स कॉलिंग। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयर, इसलिए मैं बार बार बोले जा रही हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है चुनाव के अंदर। अब आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, 2024 से 25 ऑपोजिशन लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंचे हैं, 23 की सारी कार्रवाई उनके ऊपर से रुक गई है। अब एक और चीज दिखाती हूं, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आपने देखा, 26 कंपनियां जो हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई का आरोप लगा था, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, वही मैं आपको लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, पर जैसे मैंने एक सवाल खड़ा होता है कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसके अंदर डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस की, जिसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था। हमने उन चुनावों में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई। क्या आपको लगता है कि वो जो बीजेपी ने 3 राज्यों में इलेक्शन जीते वो बीजेपी की जीत नहीं थी? और हमने हिमाचल में कांग्रेस को जीतते हुए देखा, कर्नाटक में कांग्रेस को जीतते हुए देखा। तो ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जीतती है, जिसका मौका होता है वो जीत जाता है। इसीलिए हम, अच्छा, मैं आपको, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने हिमाचल प्रदेश का कहा। हिमाचल प्रदेश में फिर राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ आपने देखा ना।
आप लोग जिस चीज को चाणक्य नीति कहते हैं ना, उसको सही मायने में सही शब्द जो है हॉर्स ट्रेडिंग है। धन बल के आधार पे आप लोगों की जो नियत है उसको खत्म करने की, और जिस ईमान से वो जीत कर आए हैं उस ईमान धर्म को भी बेच खाने की। तो हिमाचल प्रदेश में जो माहौल है वो मैं महाराष्ट्र पे आ जाती हूँ। चलिए, महाराष्ट्र में पोस्ट पोल एक नया अलायंस बना, उस समय आपके पास सीट्स नहीं थी, आपने विपक्ष का रोल निभाया। क्या आप 5 साल भी विपक्ष में रह पाए? आपने तोड़ मरोड़ कर आपने सरकार बना ली है। सरकार खुद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी वो सरकार कायम है, चली रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई को, डिसीजन को आपने दरकिनार किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास सत्ता है। अब रही बात इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन हारे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं 2024 में इनको आने दीजिए, शायद वो भी प्रोसेस खत्म कर देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात शुरू हुई है, कहीं वहीं से जो परिवर्तन लाना है संविधान में उसी के माध्यम से ले आएंगे। मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ना ही नहीं कि आप विपक्ष को इतना मजबूर कर दें कि वो लड़ते रहें, पर ना उनको मीडिया सुने, ना उनको किसी तरीके का धन बल उनके पास हो, ना उनके पास सोशल मीडिया का बल हो। हर चीज को आप नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में आप सबको सेंसर कर देंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जहां नहीं होती है वहां पे प्रजातंत्र के उसूलों का पालन नहीं होता है। प्रियंका जी, ईडी के विषय को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, जहां पर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। पॉइंट नंबर 1। और अभी अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो उसी कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी है, उसी कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी है, और आपकी पार्टी के संजय राउत साहब को भी ईडी के केस में ही बेल मिली है। अच्छा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ ये नहीं, इसी पर मत खत्म करिए कि उनको बेल मिली है संजय राउत जी को। अच्छा, वो आपने संजय राउत जी का उदाहरण दिया। जब कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई, आपको पता है ईडी को क्या फटकार लगी थी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा गया था कि उन्होंने एक सिविल केस को क्रिमिनल केस किया है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था किस तरीके से एक पॉलिटिकल अपोनेंट जो महाराष्ट्र में उनकी पोल खोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, उनको आपने अरेस्ट करने का, चुप करने का, दबाव डालने का काम किया है। ये बेल हियरिंग में उनकी पूरी रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं कहूंगी, मैं आपसे जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा रही हूं। आपने फिर कहा संजय सिंह जी को लेकर, संजय सिंह जी ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर थे, क्या वो कैबिनेट में मंत्री थे? अगर लिकर पॉलिसी का कोई डिसीजन हुआ, अगर कहीं दूर दूर से कोई स्कैम भी है इसमें, जहां भी अभी भी एक सत्य नहीं है, एक तथ्य नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ईडी दिखा नहीं पा, पर हाईकोर्ट पे अरविंद केजरीवाल का डिसीजन है। अगर हाईकोर्ट ने अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में डिसीजन दिया है। एक मिनट, इफ यू कैन अलाउ, डिसीजन नहीं लिया है, एक्सटेंशन दिया है ईडी को, उनको हिरासत में रखने के लिए। अब मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में यह तक कहा था कि अगर आप इसकी बेल को अपोज करते हो तो फिर हम आपका सारा कच्चा चिट्टा है वो खोल देंगे, क्योंकि आपके पास ना प्रूफ है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। अब रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, आप मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, वहां पे ये लोग बेल एक्सटेंशन, ये